लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि हम 75 सीटें जीतेंगे और तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी देश में। हम ही तो सबका साथ सबका विकास की नीति पर उनको जब लेकर चले तो उनका विश्वास बढ़ा। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन पर पूरी जनता का विश्वास है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अतीक मुख्तार कांड, असद गुलाम के एनकाउंटर के बाद यूपी में पहला चुनाव हुआ और इसमें जीत मिली योगी आदित्यनाथ को। तो क्या योगी की कसम मिट्टी में मिला दूंगा और इस पर हुए एक्शन पर जनता ने मुहर लगा दी? क्या जनता ने जता दिया कि कानून व्यवस्था और माफियाओं पर हुए एक्शन पर वो योगी सरकार के साथ है? असद गुलाम के एनकाउंटर और अतीक हत्याकांड के बाद योगी के विरोधी उन पर हमलावर थे। यूपी की कानून व्यवस्था को फेल बताया गया। योगी आदित्यनाथ को फेल सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने साफ कर दिया कि उनके लिए योगी ही बेस्ट है। विरोधियों के सवाल धरे के धरे रह गए और मेयर चुनाव में बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट से बाजी मार दी। मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। यहां तक कि स्वार और 96 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल कर ली। तो क्या इसे यूपी की जनता का योगी सरकार के लिए रेफरेंडम माना जाए? क्या मान लिया जाए कि योगी की कसम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इसके बाद इस पर हुए एक्शन ने यूपी की जनता का दिल जीत लिया? पहले यह तस्वीर आप देखिए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से हम दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ का यानी राज्य का मुख्यालय, वहां पर योगी आदित्यनाथ जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी पदाधिकारियों के बीच में। लेकिन पहले सुनिए कि कैसे विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की कसम खाने के बाद योगी ने अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में माफियाओं पर हो रहे एक्शन की बात दोहराई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। अलीगढ़ के तारे का सही इस्तेमाल किसी ने किया है तो डबल की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं। आज वह गले में किसी पट्टी लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर के साथ ही नगर पालिका और पंचायत चुनाव में बंपर जीत हासिल की है। इस जीत का सेहरा योगी के सिर बांधा जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का कहना है कि यह जीत बताती है कि हर वर्ग में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का भरोसा बढ़ा है और यह भरोसा आगे और बढ़ेगा। लेकिन यह तस्वीर आप लगातार देखिए, बीजेपी दफ्तर लखनऊ का, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, उनके साथ उनके कैबिनेट के सभी साथी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिठाई खिलाई जा रही है इस जीत के बाद। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के अधिकारियों को मिठाई खिलाकर इस जीत का जश्न मना रहे हैं। यूपी में हाल फिलहाल में जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ी, असद गुलाम का एनकाउंटर, अतीक हत्याकांड के बाद सरकार पर सवाल, लेकिन उसके बाद ये चुनाव और इस चुनाव में योगी सरकार पर लोगों का भरोसा। पहले सुनिए प्रतिक्रियाएं क्या। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि हम 75 सीटें जीतेंगे और तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी देश में। पक्ष भ्रमित करता था कि भाजपा को वोट न दीजिए, भाजपा आपकी विरोधी है। अगर विरोधी है तो आपने क्या किया था? 4 बार सत्ता आपने बनाई थी, 3 बार बहन जी ने बनाई थी। आप लोग 7 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस 30 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री देती रही, तो आपने तो कभी उनको आच्छादित किया नहीं। हम ही तो सबका साथ सबका विकास की नीति पर उनको जब लेकर चले तो उनका विश्वास बढ़ा। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन पर पूरी जनता का विश्वास है।
आज बीजेपी ने उन सीटों पर भी जीत हासिल की जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। तो क्या ये यूपी की सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदलने का संकेत है? इसको लेकर बड़ी बातें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखाई दे रहे हैं कि किन शहरों में जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा, जैसे मसलन अलीगढ़ की बातचीत करें, बरेली की बातचीत करें, वहां पर किस तरीके से बीजेपी ने मेयर सीट जीती है। रामपुर की स्वार सीट पर भी बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार ने जीत का परचम लहरा दिया। अपने बेटे की सीट बचाने के लिए आजम खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो अपने बाद अपने बेटे का किला बचाने में भी नाकाम रहे। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद आजम खान ने चुनावी कार्यक्रमों में भड़काने वाले बयान भी दिए, लेकिन इस राजनीति को भी जनता ने नकार दिया। लेकिन ये तस्वीर भी आप लगातार देखते रहिए बीजेपी दफ्तर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत इस जीत के बाद। लेकिन अब सुनिए आजम खान की वो बातें जो चुनावी कार्यक्रम में उन्होंने कही। क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से? क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कन्फर्टी का गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामे हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। तो आपने सुना आजम खान को, लेकिन ऐसी भड़काऊ बातें भी काम नहीं आई। फिलहाल सुनिए जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के शिल्पी, संगठन महामंत्री सम्मान्य श्री धर्मपाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एसकेएस आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जीत के बाद। आज एक और चुनावी नतीजा आया कर्नाटक विधानसभा चुनाव का, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई, बंपर जीत हुई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है।
कांग्रेस की जीत को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। अखिलेश यादव खुद ट्वीट कर कर्नाटक में जनता का जनादेश बता रहे हैं, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। हाँ, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उन्होंने जरूर खड़े किए। अखिलेश यादव के इसी ट्वीट को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने हमला किया। सुनिए। समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है, आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग से भी। किस प्रकार का उन्होंने निशाना साधा है? उनको ने कौन बुद्धि दिया है? अब चुनाव आप हारे हो उत्तर प्रदेश में और बात का नाटक की आप कर रहे हो। मैदान छोड़ करके तो आप चले गए हो। तो उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, माइंडफुली ऑब्जर्व करती है। अब वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि योगी के मिट्टी में माफिया वाले मिशन पर क्या लोगों ने भरोसा किया है, इसीलिए ऐसे चुनावी नतीजे। सवाल यह भी कि निकाय चुनाव में जीत 2024 के 80 सीटों पर जीत के दावे को क्या मजबूत करती है जो बीजेपी दावा करती है। मुस्लिम वर्ग का योगी पर भरोसा बढ़ा, क्या जीत इसी का इशारा है। सवाल यह भी कि कर्नाटक जीत पर अगर आप बोलते हैं तो यूपी में हार पर चुप क्यों है। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अमरजीत अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शलभ मणि, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि भाटी जी से बातचीत थोड़ी लंबी खिंच सकती है। क्या यह माने कि जो मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, जो कसम खाई थी योगी आदित्यनाथ के, तो आप लोग मानते हैं कि यह रेफरेंडम उसी कसम का है, उसके बाद जो एक्शन वो उसी पर है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो तमाम सारी लोक कल्याण की जो योजनाएं, उसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को लेकर शानदार काम किया, बेहतरीन काम किया, उसके चलते और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने निरंतर सेवा की, लोगों के बीच में बने रहे, उसके चलते ये शानदार परिणाम आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अपने आप में एक इतिहास रचा गया। 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और मैं तो कहता हूं कि आप देखिएगा 2024 के जो चुनाव होंगे, ये सीधे तौर पर उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। लोगों ने देखा किस तरीके से जब कोई घटना होती है और जिस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, किस तरह की ओछी राजनीति करने का प्रयास किया, किस तरह से वोट बैंक के नाम पर अपराधियों का बचाव करने की कोशिश की गई, किस तरह से जब बुलडोजर अपराधियों गुंडों पर चलते थे तो समाजवादी पार्टी के लोग हों, बसपा के लोग हों और कांग्रेस के लोग हों, वो आम लोगों के साथ नहीं अपराधियों के साथ खड़े हुए नजर आते थे, कहते थे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एनकाउंटर को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े करते थे और पुलिस के लोग जहां शहीद होके भी अपराधियों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ बयानबाजी करते थे, पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश करते थे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि जो तमाम सारे अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रों से भी जो भाजपा जीत कराई है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, वैसे तो अनेकों उदाहरण है लेकिन समय आप मुझे उतना नहीं दे पाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े एनकाउंटर हुए, एक राणा का एनकाउंटर हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और एक दुजाना का एनकाउंटर हुआ। तो मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से फरगलाया था अतीक वाली घटना को लेकर या फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी देखा कि कार्रवाई को लेकर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो अपराधी है, जो गुंडा है, वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, वो पुलिस के निशाने पे है, सरकार के निशाने पे है। और इसलिए लोक कल्याण की जो योजना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, घर घर तक राशन पहुंचा, घर घर तक लोगों को मकान मिला, ये सारी योजनाओं ने। ठीक है, मैं आता हूं शलभ मणि जी, मैं आता हूं फिर आपके पास। भाटी जी, जो बातें शलभ मणि ने कही, क्या आप अब मानेंगे क्योंकि असद गुलाम का एनकाउंटर, अतीक हत्याकांड हुआ, आप यूपी को फेल्ड स्टेट बता रहे थे, कह रहे थे कानून व्यवस्था है ही नहीं, योगी सरकार नाकाम है, लेकिन जनता कह रही है कि योगी ही चाहिए। नहीं, पहली बात तो नैतिकता और मर्यादा ये कहती है कि वो चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो हम उनकी जीत को स्वीकार करें, उन्हें बधाई दें और अपनी हार की समीक्षा करें। तो इसमें हम कोई इफ एंड बट नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसे स्वीकार करते हैं और देखेंगे कि क्या हमने उपलब्धि पाई है और क्या कमियां रह गई हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि ये शहरी निकाय का चुनाव था। आपने इफ एंड बट कहा था कि नहीं करूंगा। चलिए, इनको अपनी बात रखने दीजिए, लेकिन आपने कह दिया फिर। ठीक, जीत पे कोई सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने आपसे इतनी हल्की टिप्पणी की मैं उम्मीद नहीं करता। बिना किसी इफ एंड बट जीत पे, उनकी जीत पे मैं ये बहानेबाजी नहीं करूंगा कि धांधली से जीते। हालांकि कई जगह सवाल आए। अच्छा, एक चीज, अब चूंकि अमरजीत जी ने डिबेट चलाएंगे तो आप बोलने नहीं देंगे, मैं भी आपके। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। गोरखपुर में जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए हैं। क्या आप कहेंगे इसे किसके पड़े थे और किसके गिने गए? गोरखपुर में टोटल वोट जितना हुआ पड़ा था, हाँ, गिनती में उससे ज्यादा टोटल हो गया। अरे वाह,
कमाल तो है। आप इसमें आंख मीच लें, नहीं बोलो लोकतंत्र की ना। हत्या होने दें, अरे बोलो, कानून का मजाक उड़ने अरे दें, बोलो भाई, बोलो चोरी चकारी होने दें, डकैती पड़ने दें। अरे बोलो ना, इफ एंड बट नहीं, बोलो। आप इस तरह बीच में टोकते रहोगे, आपने नहीं बोल कहा था पाएंगे। बिना आज ही फैन बट के बोलूंगा, इसलिए मैंने कहा। उनकी जीत पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, वो जीते हैं। अभी तो उठाए इतने सारे सवाल आपने। अच्छा चलिए, इनकी बात हो जाने दीजिए। चलिए अवनिजेश जी, राजकुमार भाटी जी, लेकिन uninterrupted समय। सच्चाई ये भी है, देखिए अवनिजेश जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति भी हैं और बहुत सज्जन पुरुष हैं, पर पता नहीं आज क्या ये तो कर्नाटक का सदमा है या तो, लेकिन होता है कई हो बार। सकता है आपको कर्नाटक का उत्साह हो, कुछ आपको मैंने इस रूप इतना में कभी टोका देखा टाकी ही हो नहीं। गई भाटी जी, इतना टोका टाकी हो गई तो एक मेरा भी अधिकार बनता है, देखिए, एक मेरा भी अधिकार बनता है, थोड़ा सा अधिकार तो इतना आप पर है मेरा। आपने कहा कर्नाटक पर सदमा, अब अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कर्नाटक पर कि ये बड़ा रेफरेंडम है साहब बीजेपी सरकार के खिलाफ। यूपी पर क्यों नहीं बोला सर उन्होंने? यूपी की जनता के लिए दो शब्द कह अखिलेश देते। यादव जी ने आज की तारीख में 4 ट्वीट किए हैं, उनमें से 2 यूपी के चुनाव पर हैं। जीत के बाद नहीं किया आप सर, चेक बीजेपी की जीत के बाद। मैं खोल के बैठा हूं, अभी मैं खोल कर बैठा हूं सर। कर्नाटक 7 चुनाव मिनट में, पहले हाँ किया, ठीक है, अभी बिल्कुल 7 आपकी मिनट सही बात पहले है, किया। 4 ट्वीट किए उन्होंने कर्नाटक का संदेश बता दिया कि कर्नाटक में बीजेपी हारी, उसका संदेश क्या है। तो यहां भी बता देते ना साहब कि आप हारे तो उसका संदेश क्या है। अब समाजवादी पार्टी का कितना स्टेक है कर्नाटक में वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। यूपी निकाय चुनाव पे मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये शहरी निकाय का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से बच्चा जानता है कि शहरी क्षेत्रों की पार्टी रही है, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का असर रहा है। पिछली बार भी इन्होंने 16 में से 15 नगर निगम जीते थे। जब हमारी सरकार थी, जब भी शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा जीती थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी चुनाव में, विधानसभा के में, स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा में। दूसरी बात जो अभी सलममणि जी कह रहे थे, ये चुनाव ना तो सरकार बनाने का चुनाव है, ना ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव है। स्थानीय निकाय के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। स्थानीय निकाय मुद्दे सड़क, नाली, पानी, पार्क, इन पे शौचालय, इन पे होते हैं। और इस तीनों चुनाव अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होंगे, विधानसभा के अलग होंगे। दो बातें हैं सर। अगर नाली, सफाई, साफ, तो इस मुद्दे पर भी आप हार गए। और अतीक वाले केस के बाद और असद गुलाम के एनकाउंटर के बाद जो भाईचारा खराब हो रहा था, ये जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो गई, उस पर भी हार गए। वो जीत तो आपके इससे कहीं से भी नहीं है। सवाल, उस सवाल से हम बिल्कुल अलग नहीं हटे, वो सवाल अपनी जगह कायम है। ये माफियाओं को निपटाने के नाम पे तो जनता तो नहीं कह रही है। अगर जनता इतनी नाराज होती है, अगर जनता ये कह रही होती कि योगी सरकार में साफ सफाई, नाली सब खराब है, तो भी वोट नहीं देती। और अगर एनकाउंटर के बाद जनता इतनी आक्रोशित होती कि साहब ये तो बहुत गलत हो गया, तो अभी जनता वोट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसमें 90% गैरकानूनी तरीके से हो रही है। लोगों को पकड़ के गोली मारी जा रही है, भेदभाव कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश हिरासत में मौतों पर नंबर 1 पर है, मुठभेड़ों में नंबर 1 पर है, फर्जी मुठभेड़ों में कई जगह मुकदमे कायम हुए हैं। वो सवाल अपनी जगह जायज है। मैं आपको और सामाजिक भेदभाव भी करते हैं भाटी जी कि आपकी सरकार थी तब हिरासत में कितनी मौतें हुई थी? इससे ज्यादा मौतें हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हिरासत में मौतों पर नंबर 1 पर है। आपको आंकड़े दे दूंगा अवनिजेश जी। ये कह रहे हैं जनता की बात, एनकाउंटर के बाद भी चुनाव, नाली साफ सफाई की बात करें तो उस मुद्दे पर भी चुनाव। इनके हाथ में तो बाजी कहीं से नहीं है। राकेश जी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय मुद्दों पर ये कहीं नहीं, विधानसभा के मुद्दे जो होते हैं कि राज्य के जो विषय हैं उस पर कहीं नहीं, और अब जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें भी कहीं नहीं। अब इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमेशा से जनसंघ के समय से बीजेपी जीतती रही है, जनसंघ के समय से ही बीजेपी जीतती रही है, ऐसा इनका कहना था। अगर जीतती रही तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। दूसरी बात, जहां तक बड़ी साफ सी बात है राकेश जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ये वोटर वही होता है। क्या ये मानते हैं कि अतीक अहमद वाले कांड से, आदित्य राणा वाले कांड से क्या देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता के मन में वोट देते समय कहीं कोई किसी तरीके का मन में गुस्सा होने के बावजूद वोट दिया बीजेपी को? ऐसा नहीं होता है। डिमोनेटाइजेशन के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो विजय मिली बीजेपी को, वो और लगातार मिली। ऐसा नहीं है कि एक बार अचानक किसी उससे मिल गई है। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश, उससे पहले लोकसभा 2014 से जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आया, उसमें जो बीजेपी की जीत हुई, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। 2 उपचुनाव हुए थे उसके पास तत्काल, जिसमें ये जीते थे, और जिसके आधार पर इन्होंने कहा था कि जी वो तुक्के से जीत गए, जी तुक्के से।
ये बात नहीं है भाटी जी। भाटी जी, आप मानिए इस बात को कि आपके समय के प्रशासन और शासन में जिस तरीके की गलतियां, जनता के प्रति भेदभाव, समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर जो हुआ, उससे उत्तर प्रदेश की जनता आपसे निहायत नाराज है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए आप जो काम कर सकते हैं वो होगी समीक्षा। यह समीक्षा नहीं है कि कर्नाटक के चुनाव पर आप उछल उछल करके ट्वीट कर दें और उत्तर प्रदेश के चुनाव को कह दें ये तो 1900 जनसंघ के समय से जीतती रही है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह लीजिए, आप कह सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप कम से कम अभी इसके बावजूद इसके कि आपने कहा कि बिना किसी इफ एंड बट के कहूँगा, आपने तमाम वहाँ ज़्यादा वोट पड़े, वहाँ पर ज़्यादा गिने गए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, ये हुआ वो सब कह लिया आपने। ये उत्तर प्रदेश की, आप यहाँ पर टीवी के स्टूडियो के अंदर बैठ के कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो सड़क पर वो देखती है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होता तो कभी भी बीजेपी को न जीतती। वहां पर जनता को वोट देने का हक है, जनता वोट देती नहीं देती। ठीक है, ये बात है, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। सतीश प्रकाश जी, खूब घेरेबंदी हुई सर। हाल फिलहाल में मुस्लिम वोट बैंक का भी खेल हुआ, अलग अलग मुद्दों की बातचीत हुई, एनकाउंटर हुए तो लॉ एंड ऑर्डर को फेल बता दिया। अब आप मानेंगे आज के चुनावी नतीजे के बाद कि यूपी की जनता ने मुहर लगाई है योगी सरकार पर एक बार फिर से? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जिस मुस्लिम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिस दलितों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपने उनको वोट देने का अधिकार दिया? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये तांडव, सुनिए मेरी बात को सुनिए। चुनाव के परिणाम आ गए, चुनाव हो गया, चुनावी रामलीला मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। लोगों के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को वोट देने का अधिकार योगी सरकार खा गई। तमाम गांव के गांव, इलाके के इलाके, तमाम जो वे लोग जो बीजेपी के विरोध में चुनाव देते थे, वोट देते थे, उनकी तमाम लोगों की वोट खत्म कर दी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये पिछले 3 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो सतीश प्रकाश जी, अगर 3 दिन से यूपी की जनता जानती है सर, आप लोग राजनीति करते हैं, यूपी की क्यों नहीं चलेगा सर? चैलेंज कर दिया। आप जान सुनिए, यहाँ पर आकर टेलीविजन चैनल पर आप इधर उधर की बातें करेंगे। आप जाइए चुनाव आयोग, आप जाने जाइए अदालत सर। सुनिए, आप सिर्फ यहाँ पर आकर ज्ञान देंगे कि इनको वोट नहीं देने दिया, उनको वोट नहीं देने दिया, ऐसे होता है क्या? सुनिए, देखिए, डरा करके, धमका करके किसी वर्ग को किसको डराएगा? उसने वोट नहीं दिया, मुझे नाम बताइए ना सर, किस गांव में, उस गांव का नाम बताइए। अरे सुनिए मेरी और जाकर चुनाव आयोग में कहिए, अदालत में चले जाइए सर। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब बीजेपी जीत गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म हो जाएगा। आप सुनिए ना, ये बड़ा आरोप लगा रहा हूं। कर्नाटक में विश्वास बन गया, उत्तर कर्नाटक में विश्वास बन गया। चुनाव के आंकड़े तय कीजिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी जी ने बड़ी जानबूझ करके वो, अच्छा 2022 के अभी चुनाव में क्या हुआ था? से उनके वोटों 2017 के चुनाव में क्या हुआ था? वोट खत्म कर दी। नहीं 2022-2017 में क्या हुआ था? ये सिलेक्शन है। अरे 2022-17 में क्या हुआ था? के परिणाम नहीं है, सिलेक्शन है जनता का, पार्टियों का नहीं। आप सुनिए, जनता ने सेलेक्ट किया किसको वोट देना है। सुनिए, जनता का चुनाव कहां होगा, यही बीजेपी है ना। अभी आप चिंता ना कीजिए, अभी तो नहीं, हम क्यों चिंता करेंगे भाई? अभी चिंता करें शलमणि, चिंता करें भाटी जी, और चिंता करिए आप। देखिए, अगर आप बोलने का मौका मुझे दें तो मैं बिल्कुल बोलने का मौका दे रहा हूं सर, लेकिन चुनाव के बाद कम से कम जनता को गाली देने वाले शब्द मत कहिए सर प्लीज। सुनिए, ये मैं किसी के लिए कह रहा हूं। मेरी बात को सुनिए, ये बात मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूं। चुनाव आयोग हर बूथ के ऊपर तमाम लोगों से सर्वे कराए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ करके पिछले 6 महीने में चुनाव को रोकने के बहाने, आरक्षण के बहाने बहुत सारे मतदाता जहां से उसको डर लगता था, स्पेशली नहीं सर, तो वही फिर बात होती है ना। फिर मैं पूछूंगा कि क्या हो गया 2022 के चुनाव में? उसमें भी तो रेफरेंडम आया, उसमें भी तो नतीजा आया। मैं एक जवाब दे लेता हूं इस पर, आपने चुकी कहा है। शलमणि जी, इनको 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं कलीमुल जी के पास जाता हूं। आपने लोगों को वोट ही नहीं देने दिया, अब पता नहीं किन लोगों ने आज मतदान किया है, कौन सा नतीजा आ गया? ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर मैं कलीमुल भाई के पास जाता हूं। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आज के दौर में जब कोई अनपढ़ों जैसी बातें करता है तो बड़ी हैरानी होती है। आज मीडिया है, तमाम सारा सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, कौन किसको रोक सकता है? आपको लगता है कोई किसी को रोक सकता है? और आप जब चुनाव हारते हैं तो विनम्रता इसी बात में कि आप
हमने कर्नाटक का चुनाव हारा, विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में बैठ के आप चुनाव को लेकर इस तरह की बातें करिए, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाइए, आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाइए, आप कभी ईवीएम पर निशाना बनाते हैं, कभी आप इस तरह की बातें करते हैं। तो यही कारण आप अपनी चिंता नहीं करेंगे कि आपने अतीक अहमद की पत्नी को किस तरीके से अपनी पार्टी में रखा, शाइस्ता परवीन को आप लगातार अपनी पार्टी में रखे रहे, राजू पाल आपके विधायक थे, उनकी हत्या दिन दहाड़े की गई, अतीक अहमद के लोगों ने ये चर्चा आगे जारी रहेगी। एक कलीमुल भाई का मैं टिप्पणी ले लूं क्योंकि ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ही ये डिबेट जारी रहेगी। कलीमुल भाई, आपके नेता ने भी बहुत, असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से बातें कही कि असद गुलाम का एनकाउंटर हुआ साहब, मुस्लिमों को मार दिया गया। क्या हुआ सर? जनता कह रही है नहीं मुस्लिमों को मारा गया, धर्म देखकर नहीं हुआ है, कुछ होता तो ये नतीजा नहीं आता। देखिए राकेश पांडे साहब, मैं इतना करेक्ट कर दूं कि आप आधा सच दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 17 मेयर हैं तो 199 नगर पालिकाएं हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। और अगर इसकी भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत देखेंगे तो विधानसभा से भी कम है और लोकसभा से तो बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी हारी है क्योंकि 1 लाख गांव भी हैं जो इस चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। अब अगर मैं देखूं तो आप सही कह रहे हैं, मेयर में 100% जीती है, लेकिन नगर पालिका में वो भी टैली दिखा रहा हूं सर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, जीती है। उसमें भी बीजेपी का परसेंटेज ज्यादा है बाकी पार्टियों से। सर मुझे कंप्लीट नहीं आप ही के पास हो सर, वो भी टैली, बस मैं जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं, वो भी जानकारी टेलीविजन स्क्रीन पर है सर। 400 देखिए 499 में सिर्फ 193 जीती है, नहीं 38% जीती है, जबकि बाकी पार्टियों ने कितनी जीती? 2019 में 49% वोट मिला था, 49.5%। बाकी पार्टी छोड़ दी है। यहां पे तो देखिए ये लोकल चुनाव में इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते, 35% इंडिपेंडेंट जीते। तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के सामने सपा और बासपा नहीं थे, इंडिपेंडेंट भी थे। तो सवाल ये, योगी जी हारे इसमें क्योंकि 49% से कम सीटें कैसे जीत गई बीजेपी? ये सवाल करिए ना आप। 17 अब मैंने आपसे सवाल किया कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने सवाल किया बीजेपी से, सर आप लोगों को सवाल करने के लिए थोड़ा नहीं बुलाया जाता है, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। उसमें एक आध सवाल हो, जवाब से तो आगे उसको एंडोर्स किया जाएगा। सर हमें आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि छाती पीटी जा रही थी कि धर्म देखकर मारा जा रहा जाता है। तो जनता को अगर लगा होता कि धर्म देखकर मारा जा रहा है तो क्यों वोट दे दिया? मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा और वो आंकड़े भी रखूंगा कहां मुस्लिम बहुत सीटें हैं, वहां पर कैसे जीत गई बीजेपी, और इसी सवाल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जल्द वापस लौटता हूं सर, जल्द वापस लौटता हूं। आप सभी हमारे साथ बने हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी चर्चा लगातार जारी है। भाटी जी, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। भाईचारा खराब हो रहा था, वो भी जनता ने नकार दिया। 80 सीट पर बीजेपी का दावा अलग मजबूत होता दिखाई दे रहा है। एक आंकड़ा है, जरा टेलीविजन स्क्रीन पर रख दीजिएगा कि कौन कौन से मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर बीजेपी ने कैसे जीत हासिल की है, जहां पर पिछली बार उन्हें हार मिली थी। तो ये तो वोट बैंक का दावा आप लोगों का था कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, एमवाई समीकरण हमारा है, ये तो सेंध लग गई। देखिए, अभी अवनिजेश जी भी कह रहे थे कि इनकी सरकार में जाति के आधार पर निर्णय होते थे, अब कुछ जातिवाद नहीं है। गोरखपुर की घटना है, आपने भी देखा होगा टीवी पे, अखबारों में। ये चौकी इंचार्ज ने दलित महिला को इतना पीटा है, उसको बुरी तरह, और पीटा तो है ही है, उसका जाति का नाम लेके ये कह रहा था कि तू फला जाति की, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये जातिवाद का नंगा नाच नहीं है। वहां पर इनाम मिलता था ऐसे आदमी को, यहाँ पर सजा मिलती है। ये फर्क है, दूसरी बात समझ गए ना? वहां पर इनाम मिलता था, हाँ बेटे तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं करेगा, और यहाँ पे तत्काल सजा मिलती है, ये फर्क है। चलो ठीक, समझ गए आपका। उरई में चौकी में सिपाही की चौकी से जहां भी ऐसा होगा, आप ऐसी 10 घटनाएं बता दीजिए, पीछा किया, कोई ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें ऐसी कोई घटना हुई होगी और जिसमें अपराधी को सजा ना मिली हो। ज्यादा खराब है, पॉलिटिकल पार्टी के सत्ताधारी पार्टी का आदमी उसको छुड़ा करके ले गया है। मीडिया, हमारी सरकार में ऐसी घटना हो जाती थी तो 24 घंटे टीवी स्क्रीन पे अखिलेश जी भाटी जी आगे ना मीडिया पे आ गए। उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी बात है, ये पुरानी स्टाइल है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आपने 2-3 घटनाएं गिना दी, इन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आप मानेंगे आज के नतीजे के बाद कि मुस्लिमों का योगी पर भरोसा बढ़ा है। चाहे स्वार सीट की बात करें, आजम खान ने क्या नहीं जाकर कहा। अलग अलग इलाके जहां पर मुस्लिम मतदाता करीब 55% है, 30% है। तो अब सलाम मनी जी ये गारंटी देंगे कि अब इनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलेगी, अब मुसलमानों को आतंकवादी नहीं बताएगी,
अब मुसलमानों को देशद्रोही नहीं बताएगी। वो कब बताते हैं कि अब मुस्लिम उनको आतंकवादी पाकिस्तान होते हैं? जाने की बात नहीं करेगी। कभी नहीं किसी बीजेपी बताते? नेता ने आपने कहा नहीं कि सुना? मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? नाम अरे, बताइए। अरे, मैं आता हूं शलभ भाई, बस इनसे क्रॉस हाँ, क्वेश्चन, किस बीजेपी नेता ने कहा कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? हाँ, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम आपने सुना है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। उनका भाषण आपने सुना था? ये मुसलमान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें बचाने के लिए मोदी और अमित शाह नहीं आएंगे। ये भाषण दिल्ली में दिया था, नहीं दिया था? जवाब। दूसरा भाषण ये तो 2019 के चुनाव का है। दूसरा भाषण अभी 2-3 महीने पहले उन्हीं सांसद का, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान मत खरीदो, और ये जहां मिला इनकी पिटाई करो। शलभमणि जी जवाब, सांसद है प्रज्ञा, जवाब लीजिए। शलभमणि जी जवाब कहती है घर में छुरे पहना के रख लो, गर्दन काटने के। ठीक है, जवाब ले लीजिए भाटी जी। शलभमणि जी जवाब। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की तरह से आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लेते। पार्टी साहब, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आप आतंकवादियों को लोकसभा में भेज रहे हैं। अरे बोलने दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं, भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे, पहले ही बता दो आप। बौखलाइए मत। पार्टी साहब, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपका भगवान राम से, बाबा विश्वनाथ से, संकट मोचन पे आपकी थोड़ी बहुत आपकी भी आस्था होगी। और जिन लोगों ने वहां पे धमाके किए, सीरियल धमाके किए, उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस दिए? पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने डंके की चोट पे वापस दिए, और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे लड़े, तो उन सारे आतंकवादियों को फांसी से लेकर आजीवन कारावास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, तब आप देखिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा। आपके समय में क्या हुआ कि जो बाबरी एक्शन कमेटी के जो वकील थे, जफर याब जिलानी साहब, उनको आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनको लाल बत्ती पहना। आपने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, क्योंकि जाट परिवारों की 2 बहनें जब स्कूल पढ़ने जाती थी, तो जाट परिवार की बहनों के साथ वहां के गुंडे छेड़खानी करते थे, और आप धर्म के आधार पर उन गुंडों के साथ खड़े होते थे। और जब जाट बहनों के भाई सचिन और गौरव गए कि हमारी बहन के साथ छेड़खानी मत करो, तो मुजफ्फरनगर के चरमपंथियों ने लोगों में भ्रम मत पैदा कीजिए। पार्टी साहब बोले नहीं, सॉरी, गलत, इतना गलत मत बोलिए। लोगों में, देश में अशांति फैल जाएगी आप इस तरह के अफवाह उड़ाएंगे तो। पंडित जी रुकिए, देखिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक मत लगाइए। देखिए, आपने दंगे कराए, मुजफ्फरनगर की स्वतंत्रता का मतलब अफवाह फैलाना नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगों में कौन मारा गया? जाट मारा गया, दलित मारा गया, पिछड़े मारे गए। आपके एक मंत्री साहब थे जो आजकल नेस्तनाबूद हो चुके हैं, वो रामपुर में बैठ के बोलते थे, साहब की एक पक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे वोट बैंक पर कोई हाथ भी नहीं डालना चाहिए। तो जनता ने वो सबक सिखाया, और लगातार आपको सबक सिखा रही, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। आप किसी एक चुनिंदा सी घटना को लेकर आते हैं, उसके आधार पर आप मुख्यमंत्री जी के लिए उल्टा बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक, नहीं, आपको भी समझ, कोई भेदभाव नहीं है। एक क्रॉस इनका है, सुन लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। एक क्रॉस इनका भी है। शलभमणि जी जल्दी। शलभमणि जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र का कि आजम खां जैसे शानदार नेता को नेस्तनाबूद करने पे आप प्रसन्न हो रहे हैं। आपने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कराए, एक वृद्धावस्था में टिप्पणी करते थे वो, और महिलाओं का सरेआम अपमान करते थे। उनको बहुत शानदार कह रहे हैं, उनको बहुत शानदार कह रहे हैं। क्या बात है, अपमान तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। क्या बात है, कहते हैं शानदार व्यक्ति थे वो। जो महिलाओं का सरेआम भी उसी धर्म के आधार पर बलात्कार के बारे में कहते थे, ये राजनीति हो रही है। बोलने नहीं देंगे, मैं जाता हूं। आप अगर शानदार कहेंगे नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। नहीं, भाटी जी हटने की कोई बात नहीं है। ये तो नहीं होता है। आपको जो सही लग रहा है आप कह रहे हैं, इनको जो सही लग रहा है आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो डिबेट ऐसे ही आगे बढ़ती है भाटी जी। और आप आजम खान की बात करें, आजम खान का जो बयान हमने सुनवाया उसे आप सही कहेंगे क्या? नहीं, जब आजम खान का जो बयान हमने सुनवाया आप सही कहेंगे उसे? 3 बार मैं बोला हूं, तीनों बार वो लगातार चिल्लाने लगे। नहीं, मैं फिर रुक जाइए। आप बताइए, आजम खान ने जो बातें कही, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता में रहते हुए कलेक्टर को धमकी दी थी, वो सारी बातें सही हैं। जयप्रदा जी के बारे में क्या बातें कही? चलिए जवाब ले लेते हैं भाटी जी जवाब, फिर मैं सतीश प्रकाश जी और कलीमुल भाई के पास जाऊंगा जल्दी से। उसमें कोई मुकदमा है आजम खान के खिलाफ? आजम खान के खिलाफ मुकदमे क्या हुए? बकरी चोरी का, और जो जमीनें कब्जा की, किताब चोरी यूनिवर्सिटी के नाम पर, पायल चोरी का, फर्नीचर चोरी का, सारे मुकदमे फर्जी हैं। 3 महीने के अंदर 100 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की है कि आप इस व्यक्ति को जेल में बनाए रखना चाहते हैं। एक मुकदमे में बेल होती है, अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने फैसला दिया, उनकी सदस्यता गई। नहीं, तो अदालत से फैसला है ना, कानून है देश का, वो अलग बात है, लेकिन अलग बात है, फर्जी दायर किए गए, परेशान करने के लिए, तो अदालत नहीं फैसला देती ना उनके खिलाफ। सतीश प्रकाश जी, क्या आप मानेंगे मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है यूपी में?
नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि मैं आपके यहाँ चैनल पे बड़ी गंभीरता के साथ कुछ बातें कही। अगर मैंने कहा कि बीजेपी ने चुन चुन करके उस इलाके की वोट काटी, ये गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, आप जांच कराइए। नहीं, बीजेपी वोट काटी है क्या? ये गंभीरता की बात है। मैं फिर बीच में इंटरप्ट करूंगा तो आप कहेंगे मैं बोल रहा हूं। बीजेपी वोट काटती है, बीजेपी चुनाव करा रही है, निकाय चुनाव। अरे सुनिए ना, आप मेरी बात को सुनिए, उससे भी बड़ा खुलासा आपके चैनल पे कर रहा हूं। 2 वोट का अधिकार भारत में नहीं है। बाबा साहब ने दलितों को 2 वोट का अधिकार मांगा था, बाकायदा गांधी जी भूखे बैठ के आमरण अनशन कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने वोटर को 2 वोट का अधिकार दिया। मेरठ के मेरे पास लिस्ट है, मेरठ के नगर निगम के 61 वार्ड में ऐसे मतदाता जिनके पास एक बूथ के ऊपर भी वोट डालेंगे, दूसरे बूथ के ऊपर भी वोट डालेंगे, वही सेम मतदाता मेरे भाई एक वार्ड में 2-2 जगह वोट डाल रहे हैं मतदाता। मेरे भाई सतीश प्रकाश जी, आप सुनिए, मेरे भाई सतीश प्रकाश जी, अगर कहीं पर किसी वोटर ने 2 जगह वोट डाल दिया है तो जाकर चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे ना सर? क्या आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है इस बात की जो यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं? हाँ या ना? आपने शिकायत की है? मैं आपको सुनिए, नहीं पहले ये बताइए। नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, पहले आप बताइए कि आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है? आपने चुनाव का माखौल उड़ाया है। अरे आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है, हाँ या ना? आप सुनिए, मैं सुन रहा हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में की है, हाँ या ना? सुनिए मैं सुन रहा हूं सर, जवाब दीजिए। आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि नहीं? संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव मत बनाइए। अरे सुनिए ना सतीश प्रकाश जी, नहीं मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा, एकदम आगे नहीं बढ़ूंगा सर, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्या आपने जिन घटनाओं की चर्चा आप कर रहे हैं इसकी शिकायत चुनाव आयोग ने की है, हाँ या नहीं? कैसे वोट काटेंगे, हाँ या नहीं? सुनिए, नहीं मैं नहीं सुनूंगा सर, एकदम नहीं सुनूंगा, एकदम आपकी बात नहीं सुनूंगा। या तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने शिकायत की है कि नहीं? ये सवाल आपसे भी पूछ सकता हूँ। अरे सर मेरे से सवाल मत पूछिए, आपने शिकायत की है कि नहीं चुनाव आयोग से? होते हैं तो चुनाव आयोग की पीसी बात में आती है। बीजेपी के लीडर सतीश प्रकाश जी, 1 मिनट की आवाज डाउन करिए, 1 मिनट की आवाज डाउन करिए, सुन नहीं रहे। 1 मिनट, मैंने आपकी आवाज डाउन करवाई है सतीश प्रकाश जी, ताकि आप मेरे सवाल को ठीक से समझ सके। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं और उसके बाद तुरंत आपकी आवाज ऑन एयर करवाऊंगा, मुझे जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कुछ जगहों पर लोगों ने 2 जगह वोट डाल दिए, क्या आपने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, हाँ या नहीं? आवाज इनकी आप करिए। छोड़ दीजिए उस बात को, है ना, लेकिन मत क्यों छोड़ दूं? सबसे बड़ा अधिकार है। क्यों छोड़ दूं? किसी भी लोकतांत्रिक कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर आकर, और आप कहेंगे कि छोड़ दूं? हवा में बातें करेंगे, हवा में बातें करेंगे आप। अरे हवा में ही कह रहा हूँ, ये सच्चाई कह रहा हूँ। तो क्यों नहीं शिकायत करते? सुनिए, सच आपका देखा है। सुनिए, ठीक है अवनीश जी, मैं आता हूं कलमुल भाई, एक टिप्पणी जरूर लेनी पड़ेगी। अवनीश जी ये क्या है, कह रहे हैं 2 जगहों पर वोट डाले, चुनाव आयोग में शिकायत नहीं, टीवी पर बैठकर ज्ञान देंगे। हर बूथ पर राकेश जी, हर बूथ पर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, उसका काम ये होता है। मैं आपकी बात, अरे मैं बता रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ। भाटी जी मेरे पास बहुत कम समय, मुझे कलमुल भाई के पास जाना पड़ेगा। 1 मिनट मुझे बोलना नहीं दिया तो चलिए, कोई नहीं बोलेगा। कलमुल भाई ये कोई बात तो नहीं होती, अब कोई नहीं बोलेगा ना सर। मैं कलमुल भाई के पास जा रहा हूँ। कलमुल जी, चुनाव आयोग में शिकायत नहीं करेंगे, यहां पर आकर ज्ञान देंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने में, दबंगई करने में, बहुत सारा धन का दुरुपयोग करने में तो आगे है, लेकिन इसकी नफरत की राजनीति आज हारी। जिन्होंने कहा था चाकू चुरियां तेज खरा लो, उनका कर्नाटक में क्या हशर। अरे मैंने पूछा कि सतीश प्रकाश जी ने जो कहा, तो चुनाव आयोग में आप किसी चुनाव में गड़बड़ी हो गई उसकी शिकायत करेंगे कि नहीं? पहले गलत बता रहे हैं, फिर आकर आप यहां पर बोलते तो मैं मानता कि आप सही है सर। बिल्कुल वो था, लेकिन चुनाव आयोग भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। मेरे भाई जबरदस्ती की बात है, चुनाव आयोग जबरदस्ती की बात है। क्या चुनाव आयोग के किस अधिकारी ने बीजेपी की सदस्यता ली है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। सतीश प्रकाश, फिर मत चुनाव लड़ो, अगर आपको ये लगता है तो फिर चुनाव लड़ने से अलग हो जाओ। देखिए जो अभी देखते जाइए ना, ये अंत ठीक भारतीय जनता पार्टी की जो धनबल की राजनीति है उसका अंत भैया सर लगता है कि सब कुछ चुनाव आयोग। ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। सतीश प्रकाश जी, अगर आप चुनाव आयोग में शिकायत करके सर यहां पर अपनी बात कर रहे होते तो मैं आपकी तारीफ करता सर, लेकिन आप सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना है।